जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये रिसेंट एग्ज़ाम्स वाली सीरीज़ है। रिसेंट एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि यूपीपीएससी आयोग ने जो रिसेंट में एग्ज़ाम लिए हुए हैं, जैसे 14 मई से पहले, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम यूपीपीएससी आयोग करवाएगा, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, वो आयुर्वेदाचार्य की हो जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, या पीसीएसजे की परीक्षा, तो इनमें जो जीएस के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यकीन मानिए इन प्रश्नों को अक्षरशः उठा के दे देता है वो। प्रश्न का मतलब वो सेंटेंस का मतलब एक एक शब्द, कोई उसमें वर्डिंग भी नहीं चेंज करता, कुछ भी नहीं, वैसे कट पेस्ट करके काम चलाता है वो। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपको 3 से 4 प्रश्न, इन ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, 3 से 4 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना प्रबल प्रबल है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पीडीएफ मैं आपको, ये जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए नीचे, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव मैं चलाता रहता हूँ, प्री से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं उस पर बताता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। ठीक है, प्री बूस्टर सीरीज़ उस पर चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें उसमें मैं बताता रहता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए है। जीएस, आपको पता है कि जीएस कहीं भी आए, चाहे वो प्री यूपीपीसीएस प्री हो, ठीक है, या आरओ हो, या कोई अन्य जो परीक्षा हो स्टेट की, किसी पीएससी की हो, या वनडे एग्जाम्स हो, सभी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देखिए और लाइक कीजिए। ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज़ इसमें मैं चला रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंने बता ही दिया कि जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, जो यूपीपीएससी आयोग स्पेशली जो यूपीपीएससी ने करवाए हैं, उसके तो मतलब देखने ही देखने हैं। बाकी जो जैसे बीपीएससी ने भी करवाए हैं उसके भी देख लीजिए, क्योंकि जीएस तो जीएस है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा तो उसको भी देखना है, उसको भी समय मिलेगा तो उसको भी मैं करवा दूंगा। देखिए इसमें ये पीसीएसजे वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 12 फरवरी को, ठीक है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। यानी कि इसमें और भी 1-2 पार्ट आएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन मैं एक साथ इसमें नहीं करवा पा रहा। पीडीएफ मिली नहीं मुझे, तो मैंने जैसे जैसे करके इसको नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन था वो था आईसीजी के बारे में, कि इसका वर्तमान इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए उपाध्यक्ष इसके किरिल गेवोर्गियन, ठीक है, गेवोर्गियन, इनका नाम याद रखिएगा, किरिल गेवोर्गियन। ठीक, और ये चूँकि इसमें पूछ लिया, हो सकता है कि आपसे अध्यक्ष पूछ ले, तो इसी में एक ऑप्शन इनका भी दिया हुआ था, जॉन डोनोग्यू। ठीक है, जॉन ई डोनोग्यू, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये बेसिकली यूएन का ही पार्ट है, यानी यूएन का अंग है ये। ठीक, यूएन के 6 अंग हैं, उनमें से ये एक है महत्वपूर्ण। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है आपका हेग, नीदरलैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा कि आईसीजे में कितने टोटल नंबर ऑफ़ जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश, वो कितने होते हैं। ठीक है, और आपके भारत के कितने हैं वहाँ पे। ठीक है, भारत के कितने हैं, तो दोनों कमेंट कीजिएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक प्रश्न था, उसमें पूछा था कि कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, तो बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका निर्माण इसका शुरू उसी ने करवाया था। और ये मीनार बिजली के गिरने से 1969 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय किसका शासनकाल था, फिरोज शाह तुगलक का। तो जब वो क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसको उसने 2 मंजिल उस पर बनवाई और उसकी मरम्मत भी करवाई और उसके ऊपर 2 मंजिल भी बनवाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। ठीक, ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाने से फिर जब ये इल्तुतमिश बैठा गद्दी पे, ठीक है, इल्तुतमिश, तो इसने इसको कंप्लीट करवाया। ठीक है, इसने इसको पूरा करवाया। उसके बाद भी इसमें देखिए किसी किसी जो शासक रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत के, उनका योगदान रहा। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिर इस पर 2 मंजिल बनवाई। ठीक है, सिकंदर लोधी ने भी इसके ऊपर जो ऊपरी जो मंजिल है उस पर जो है उसमें कुछ उन्होंने मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो ये नाम भी कई बार पूछा जाता है, 4-5 नाम दे देगा, फिर उसमें से बोलेगा कि इसमें से किसने जो है आपका कुतुब मीनार में मरम्मत नहीं करवाई, या कुतुब मीनार के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। जैसे अब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह या इनके खिलजी वंश का कोई इसमें योगदान नहीं रहा है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि उसमें कोई मंजिल ऐड नहीं करवाई। बाकी देखिए जैसे फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलें इसमें बनवाई थी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने भी ऊपरी जो मंजिल जो क्षतिग्रस्त हुई थी उस पर भी, ये तो खैर बाद में, सिकंदर लोधी बाद में आया था,
बाद में था जब, तो ये ऊपरी वाली मंजिल जो थी उसकी मरम्मत करवाया था इसने, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। क्या क्या बता दिया मैंने? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोधी। इनका चारों का नाम याद रखिएगा। बीच में अलाउद्दीन खिलजी घुसा देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो जिसने कि कुतुब मीनार में मतलब अपना योगदान नहीं दिया है निर्माण में, ठीक है, या कुतुब मीनार में उसका योगदान नहीं है। तो आपको पता होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न आया था उसमें स्थानांतरणीय कृषि से, यानी कि जो स्लैश एंड बर्न जो कृषि होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछा था। तो उसमें कुछ मैचिंग दिए थे, लिस्टिंग मतलब सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना था। तो उसमें जैसे देखिए पोनम केरला का था, ठीक है, पोडू उड़ीसा, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश का है। अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो पोडू जो है वो आपको उड़ीसा आंध्र प्रदेश में दिखेगी, उड़ीसा में नहीं। उड़ीसा में कोमान, बरीगा और पामाडाबी, चूँकि ये जो भी है अब उसमें तो दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ठीक है वही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पोडू उड़ीसा का नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। हो सकता है कुछ भाग में मिलता हो, मतलब की जाती हो खेती, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये आंध्र प्रदेश की है, तो पोडू याद रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि उड़ीसा में कौन था, जैसे कोमान, बरीगा, पामाडाबी, ठीक है, ये याद रखिएगा। झूम जो है आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक मणिपुर है, मणिपुर में कुछ अलग ही नाम से पुकारा जाता है। मणिपुर में क्या बोलते हैं? पामलू, ठीक है, पामलू। जैसे छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में दीपा, है ना, मध्य प्रदेश में बीरा, बेबर, दहियार, ये सब याद रखिएगा। ये बहुत पूछे जाते हैं, ये लिस्टिंग में दे देगा आपको और ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, इसलिए मैंने सारे ही ले लिया इसमें कि सब कवर हो जाए आपका। वैसे मैंने ये ताबड़तोड़ सीरीज़ में ये करवा रखा है पूरा, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा उसको, ठीक है। ऊपर आई पे क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। देखिए अंडमान निकोबार में ये हो गया, झारखंड में क्या बोलते हैं? कुरवा, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र में खिल, पश्चिमी घाट में कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वलारे ऐसे करके होता है, ठीक है। अब ये कुछ विदेशों में जो फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे भी देख लिया जाए तो हमने भारत का उसके अंदर ही बता दिया आपको। भारत के बाहर, ठीक है, विदेशों में देखिए जैसे अन्य देशों में, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे मिल्पा बोलते हैं, मिल्पा, ठीक है। मैक्सिको से माँ से मिल्पा, ये याद रखिएगा, मध्य अमेरिका, ठीक। वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। ये नाम याद रखिएगा, स्थानांतरणीय कृषि का नाम बहुत पूछता है ये मैचिंग में, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा आपसे। कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो उसमें जो ऑप्शन था वो पुलिकट दिया हुआ था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा ये जो है आपका साझा की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से प्रत्येक 1 अप्रैल 2015 से देखिए इसमें 1 अप्रैल 2022 से पूछा है कि जो कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन पे कितना सरचार्ज लगेगा, अधिभार कितना आरोपित किया जाएगा। तो ये 2022-23 वाला जो बजट आया था उसमें बताया गया था कि 15% जो है इस पर कैपिटल गेन वो लगाया जाएगा, ठीक है, सरचार्ज। तो ये चीज़ याद रखिएगा, करंट का एक टॉपिक बन जाता है ये, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 की क्या व्यवस्था करती है? तो ये अंतिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, इसका याद रखिएगा, एक्ट का ईयर याद रखिएगा। कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, बहुत बार पढ़ा होगा ये एनसीईआरटी और ये सब में, कई सारी जगहों पे आपको ये मिल जाएगा। ये जीके का एकदम मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जय संहिता भी बोलते हैं इसको, सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है महाभारत को। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, 4 वेद तो ही हैं, उसके अलावा भी इसको पंचम वेद कहा जाता है। तमिल में इसका अनुवाद किया गया था, पेरुन देवनार के इन्होंने किया था तमिल में। तो ये याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न हो सकता है कि आगे पूछ लिए जाएँ, तो इसलिए मैंने इसको इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत की जो रचना है वो कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी ने किया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पूछा गया था उसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कौन से नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य उसमें स्पृश्यता उन्मूलन जो है वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये मौलिक अधिकार में आता है, अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक, ये याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये आपके आर्टिकल 51A में है, ठीक। और ये कैसे कब जोड़े गए थे, कहाँ से जोड़े गए थे, इसका बेसिक जानकारी रखिए। जैसे कि ये मौलिक कर्तव्य है, ये लिया कहाँ से गया था? तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया।
ठीक है। फिर आपका ये कहाँ किस समिति द्वारा इसको जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो ये जो आपका संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे। तो शुरुआत में 10 ही थे और बाद में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, 86 अमेंडमेंट। तो ये याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगे तो कोई भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, कमेंट करके बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि योग दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी इस बार की? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ किसको प्रदान किया गया था? तो ये याद रखिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड एक पुस्तक है, रेत समाधि, गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है ये बेसिकली। तो इनको प्रदान किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2022। बहुत पूछा जाता है, आगे भी ये पूछा है क्योंकि भारत की हैं ये, तो इनको मिला है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गरीबी का आकलन किया जाता है, तो गरीबी का आकलन पहले जो है ये आपका योजना आयोग करता था, लेकिन अब चूँकि योजना आयोग तो है नहीं, डिसॉल्व हो गया है, तो योजना आयोग की जगह पे क्या है? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है ये, तो ये याद रखिएगा। ठीक, नीति आयोग, इसमें मैं लिखना भूल गया। WHO पारंपरिक औषधि केंद्र जो GCTM है, ठीक है, ये WHO का ग्लोबल औषधि केंद्र, ठीक, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ पे? जामनगर में। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्योम मित्र नामक रोबोट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बनाया गया है? कहने का मतलब ये, तो ये व्योम मित्र जो है इसरो द्वारा बनाया गया है। बेसिकली गगनयान जो मिशन है उसके लिए ये बनाया गया है। पहले इसको भेजा जाएगा, फिर उसके बाद इसको उसके साथ ही मतलब भेजा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। रेलवे जोन से लिस्टिंग में आया था, मैचिंग में प्रश्न, रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है, कौन सा कहाँ है? ये मैंने ताबड़तोड़ सीरीज में पूरा करा रखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप। देखिए, इसमें दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ये तो है। टोटल कितने जोन हैं? वैसे 18 जोन हैं। जो लेटेस्ट बना है वो कौन सा है? जो साउथ कोस्टल रेलवे है वो, उसका विशाखापट्टनम में है। ठीक है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। बाकी का मैंने उसमें ताबड़तोड़ सीरीज में करा रखी है, उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछा है इसमें। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से करता है। तो इसमें 2 सेंटेंस दिए थे, तो पहला सेंटेंस गलत है कि केवल राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो वो गलत है। दूसरा सेंटेंस था कि राज्यपाल जो है वो राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श करके करती है, तो ये वाला सही है। ठीक, 15वां वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानिए। ये एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है, संस्था है ये। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष, या जब भी राष्ट्रपति को लगे कि नियुक्ति करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है नियुक्ति इसकी की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग बनाया जाता है। अभी जो इसमें पूछा था कि सिफारिशें कब से कब तक के लिए हैं, तो ये याद रखिएगा 2021-22 से 25-26 तक के लिए ये। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अभी अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के? तो NK सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात, जो MTPC एक्ट है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट में पूछा है कि किसकी सहमति अनिवार्य है? तो जो केवल संबंधित महिला है उसी की सहमति इसमें अनिवार्य है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के बारे में प्रश्न था, तो उसमें पूछा गया था कि बेसिकली 2 सेंटेंस दिए थे। तो एक में क्या कहा गया था कि 243D में है, ठीक है, वो सही है। एक में बोला गया था कि इसकी समय सीमा निर्धारित है, तो समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो अनवरत है। कोई उसका जब तक कि कोई मतलब संविधान संशोधन करके उसको हटाया ना जाए या चेंज न किया जाए, तब तक ऐसा कोई समय सीमा नहीं कहीं पे लिखी गई। भारत का पहला स्वदेश में निर्मित जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है वो कहाँ, किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये बाइकोवर है, ठीक है, ये वाइकोनोर, ये फ्रेंच गुयाना लिख दिया था मैंने, बाइकोनोर, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब ये दोनों जो हैं इनका अनुबंध कहाँ पे दिया गया है, किस अनुच्छेद में? तो ये याद रखिएगा 315 में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। और पूरा जो लोक सेवा आयोग के बारे में कहाँ से कहाँ तक अनुबंध है ये, तो 315 से लेकर 323 तक।
पूरी जानकारी देता है कि कब क्या कैसे कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे, कौन नियुक्ति करेगा। तो ये चीज़ें सब दी हुई हैं इसमें। बेसिक याद रखिएगा कि 315 में दिया गया है संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, दोनों अभिलेख न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के तहत जो है वो हाई कोर्ट, ये अभिलेख न्यायालय होते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि जो डिसीज़न इनमें किए जाते हैं, जो भी डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या फिर हाई कोर्ट दे रहा है, तो वो एज अ प्रूफ उनको आप कहीं अन्य जगह पर आप उसको कोट कर सकते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले पर निर्णय दिया, तो उसका जो निर्णय है उसको प्रूफ के रूप में आप, अगर वो किसी अन्य मामले में कहीं अन्य जगह पर वो रिलेवेंट है, तो उसको वो प्रूफ के रूप में दिखाया जा सकता है। वो उसका अभिलेख का काम करेगा, मतलब साक्ष्य का काम करेगा वो। तो ये होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो जैसे अगर आप देखें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष में जब इनको त्यागपत्र देना होता है तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी है, राज्य विधानसभाओं में भी है। अगर वो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे सीधे सीधे, ठीक है। योजनाओं से संबंधित ये प्रश्न आया था, उसमें दिया था कि कौन सी योजना किस विभाग से, किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि कब बनी योजनाएं, ऐसे भी मैचिंग में आता है लिस्टिंग में। प्लस वो किससे संबंधित हैं ये भी पूछा जाता है। तो जब योजना पढ़िए तो उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए कि किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें। जैसे देखिए इसमें योजना इस्माइल ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, ठीक। सेहत योजना, ये सेहत OPD आपने सुना होगा नाम, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। स्वनिधि ये आवास एवं नगरीय मंत्रालय द्वारा। सार्थक ये शिक्षा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। तो ये ध्यान में रखिएगा ये सारे। इस्माइल जो है ये बेसिकली जैसे जो रेड लाइट वगैरह पे देखा होगा आपने, भीख मांगते हुए लोगों को, या फिर जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए ये बेसिकली ये इस्माइल योजना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय जो भी। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आया था, जिसमें कि आपका संविधान का भाग और उस भाग में क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये पेट क्वेश्चन है UPPCS का भी। UPPC आयोग इस तरीके से हर एक साल 1-2 प्रश्न देता है। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से, ठीक। ये भाग 17 किससे है? राजभाषा से। भाग 18 किससे है? आपात उपबंध से। ये आपात उपबंध जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, वो भाग 18 में है। और भाग जो 20 है संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल अनुच्छेद जो 368, ठीक है, 368, एक ही अनुच्छेद है इसमें। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने सारा ये पूरा भाग वाला पूरा करवा रखा है, भाग, अनुसूची, ठीक। और जो मुख्य जो अनुच्छेद हैं कि इसमें क्या है, उनको सबको मैंने करवा रखा है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसी ने कुछ सेंटेंस कहा है तो उसके बारे में ये प्रश्न पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया है ये वाक्य? तो ये वाक्य बेसिकली कहा गया है आइवर जेनिंग्स ने कहा है ये, ठीक है, आइवर जेनिंग्स, ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है इसको। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, DPSPs बोलते हैं इसको, ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं ये? तो ये आयरलैंड से प्रेरित हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसा भी प्रश्न बहुत आता है, आपको एक तरफ संविधान की विशेषताएं दे देगा और एक तरफ लिस्टिंग में कंट्रीज़ दे देगा कि किसके कौन से देश से कौन सा जो विशेषता है वो संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना। संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें देखिए इंटरनेट आवश्यक नहीं है, बाकी ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, ठीक है। 2015 में कौन सी योजना प्रारंभ नहीं की गई थी? तो योजनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भर के प्रश्न पूछता है आयोग। तो आप उसको जब योजना पढ़िए तो ईयर वाइज ज़रूर देखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी प्रश्न पूछता है। क्रोनोलॉजी से आपसे पूछेगा कि कब ये योजना बनी थी या कौन से ईयर में आई थी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है मेन चीज़ पूछा था कि कौन सी 2015 में योजना ये नहीं आई, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें फसल बीमा योजना थी जो कि 2016 में आई है, बाकी सब योजनाएं उसमें 2015 की थी। तो देखिए 2015 के मैंने कुछ क्या लगभग सारी ही मैंने इसमें लिख दी हैं, ठीक है, देख लीजिए। जैसे कि PM कौशल विकास योजना हो गई, हृदय योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, डिजिटल इंडिया, उदय योजना, सुकन्या समृद्धि, उस्ताद योजना,
ठीक है। ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, आपका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, उदय योजना, डिजिटल इंडिया योजना। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो 2015 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 2014 में भी बहुत सारी प्रारंभ की गई हैं। तो एक लिस्टिंग मैंने पहले भी बोला था, बना के रख लीजिए आप लोग। 2014 से लेकर के, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तब से लेकर के और अभी तक जितनी भी योजनाएं हैं सबका ईयर वाइज लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोशिश करिए डेट भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेट भी क्रोनोलॉजी में करके पूछ लेता है वो, तो उसको भी ध्यान में रखिए आप। अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको अगर आप कर ले गए तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 प्रश्न यहीं से उठा के सीधे सीधे दे देगा। आप देख लीजिएगा। अगर आप अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आगे आप जब 14 मई को जब आपको पेपर मिलेगा ना, तब आप देखिएगा इसको, ठीक है। तब समझ में आएगा कि मैंने कुछ बोला था। तो ये वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा भी बताई है मैंने, जो मैंने कमेंट आपसे पूछा है, जो चीज़ मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा मैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में, इसको लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।